गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। 9 फरवरी है आज और लगाते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर पहला आज का यूपी पीसीएस के लिए। यह है टेस्ट नंबर 142। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारण चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इन कथनों में बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए, चैत्र है पूजा का स्थल चैत्यगृह और विहार है रहने का स्थान। तो पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूपल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए करेक्ट है। और पूर्वी दक्कन के चैत्र और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए। ठीक है, दोनों के दोनों फिलहाल स्टेटमेंट ये करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा या सी भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार अकबर के शासनकाल में दक्कन में हलों की संख्या क्या थी? हल की संख्या। तो देखिए, अकबर के शासनकाल में दक्कन में हल की संख्या भू राजस्व वसूली का आहार था, जबकि इसी समय उत्तर भारत में जब्ती राजस्व प्रणाली प्रचलित थी। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों का बोधिसत्व का अंकन मिलता है? 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन किस में मिलता है? अजंता एलोरा में नहीं है, कार्ले में नहीं है, कन्हेरी में है। इन सबसे प्रश्न पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है। तो कन्हेरी में 100 से ज़्यादा गुफाएं मिली हैं जो महाराष्ट्र के थाना जिले में स्थित हैं। यहीं पर अमोघ वर्ष प्रथम का एक लेख भी मिला है जिसके अनुसार गुफा संख्या 14 से 11 मुख वाली बोधिसत्व की प्रतिमा दर्शनीय जो सातवाहन शासकों के काल की है। ठीक है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है। किसके लिए कहा गया है अघन्य शब्द? ये गाय के लिए कहा गया है। तो अघन्य शब्द का अर्थ है जो मारी ना जा सके, अतः ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल वॉर, लॉर्ड वेलेजली आंग्ल मैसूर वॉर और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा वॉर। तो बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो, गवर्नर सही है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1816 लॉर्ड हेस्टिंग सही है। आंग्ल मैसूर वॉर लॉर्ड वेलेजली भी सही है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का समय आंग्ल नेपाल वार के आसपास ही है। तो यहाँ गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड हेस्टिंग ही होगा, कॉर्नवालिस नहीं होगा। कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर वॉर के समय था। ठीक है, तो गलत है यहाँ पर चौथा वाला। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से लेकर 1819 के में हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच हुआ। ठीक है, किसके बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के। देखिए, इस युद्ध में मराठा की तरफ से पेशवा बाजीराव द्वितीय नेतृत्व कर रहे थे, परंतु उनकी अंग्रेजों के सामने नहीं चल सकी और अंग्रेजों ने उन्हें 8 लाख की वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिट्टूर भेज दिया। ये मराठा के अंतिम पेशवा थे। उस समय लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड हेस्टिंग। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? इम्पोर्टेंट है। कौन था? मुबारक शाह? नहीं, हुसैन शाह सरकी, ऑप्शन नंबर बी। तो हुसैन शाह सरकी अंतिम सरकी शासक जौनपुर का था, जिसे बहलोल लोदी ने परास्त करके जौनपुर को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया था। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी?
जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा करने वाला विदेशी यात्री है फ्रांसिस्को पल्सर्ट, ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की। जो डच व्यापारी था निकोलो मनुकी, इटली का यात्री था जो शाहजहां के समय भारत आया। इसका जन्म अप्रैल 1638 को और मृत्यु हुई थी 1717 को। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगाकर गलत मत कर देना। राजस्थान का जो ये एरिया है अलवर हो गया, भरतपुर, जयपुर। तो मत्स्य महाजनपद का विस्तार वर्तमान राजस्थान राज्य के अलवर, भरतपुर, जयपुर जिले की सीमा तक विस्तृत था। इसकी राजधानी थी विराटनगर। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की थी कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? किसने कह दिया ऐसा इनमें से? कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। किसने कहा था? मैकाले ने। तो जीवी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? काकतीय शासकों की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना को वारंगल में परास्त किया था 1303 में। तो खिलजी वंश का शासन है 1290 से 1320, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी का शासन है 1296 से प्रारंभ होता है। उसी ने दक्कन में लूट के लिए सेना भेजी जिसे काकतीय शासकों की सेना ने बुरी तरह परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ध्रुवदास की रचना है भगत नामावली, नाभादास की भक्तमाल, रसखान की रसिक प्रिया, उस्मान की चित्रावली। अभी कुछ दिन पहले ये प्रश्न मतलब इसी तरह का कुछ जो इसका आंसर होगा वो कम्युनिटी टैब में डाला था। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, बरवे रामायण ये किसकी हैं? केशव दास की रचनाएं हैं। ठीक है, तो सी वाला गलत है। तो रसिक प्रिया हो गई, कवि प्रिया हो गई, ये केशव दास की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। हंटर कमीशन, सैलेंडर कमीशन, वुड का घोषणा पत्र, सार्जेंट योजना। इम्पोर्टेंट है और ऊपर के तीनों की तो आपको याद ही होनी चाहिए। ये 1800 के टाइम की है और सैलेंडर की तो आपको कई बार बताई होगी 1917, 1917, 1917। ठीक है। वुड का घोषणा पत्र ये भी 1900 टाइम की है, 1944 है शायद। वुड ये भी 1800 के टाइम का है। तो वुड का घोषणा पत्र हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहला 1854 में। 3 आना चाहिए पहले, तो 3 कहाँ कहाँ है? केवल 2 में ही है। 3 के बाद हो जाएगा हंटर आयोग, तो ये हो जाएगा डी इसका। उसके बाद सैलेंडर हो जाएगा 1917, सर्जेंट हो जाएगा 1940 के बाद की। तो देखिए वुड का घोषणा पत्र है 1854 का और हंटर कमीशन है 1882, इसको तो याद रखिएगा। सैलेंडर आयोग का संबंध 1917 से और सार्जेंट योजना का 1944। ठीक है, तो हंटर कमीशन 1882 और वुड का घोषणा पत्र 1854। ये कालानुक्रम एग्जामिनर का फेवरेट हो गया है, इसको रखने लगे हैं बहुत। पीसीएस में तो हमेशा से, यूपीएससी में भी जो है पूछा जा रहा है लगातार 3-4 सालों से। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? बताइए, किसने कांग्रेस संस्था को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? किसने? लॉर्ड डफरिन ने। तो लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन को चुनौती देते हुए कहा कि यह
केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। कब हुई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना? 1885। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी पूछ लिया जाता है। और WC बनर्जी पहले अध्यक्ष। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। यह अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित करने का उल्लेख करते हैं और यह अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं। यह अभिलेख 6ठी शताब्दी के नहीं हैं, 3री के हैं। तो बराबर की गुफाएं जो है सम्राट अशोक व उसके पुत्र दशरथ द्वारा बनाई गई थी, जो ईसा पूर्व 3य शताब्दी की हैं। ठीक है, 6ठी शताब्दी की नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? जातीय सरकार की स्थापना हुई थी कब? 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलिया यानी उत्तर प्रदेश और मिदनापुर यानी बंगाल में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। मिदनापुर में स्थापित सरकार को जातीय सरकार के नाम से जाना जाता है। 15 प्रश्न थे हिस्ट्री के, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर ये जो टेस्ट है इस तक पहुँच सकते हो। UPSC सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ चलाई जा रही है, उसका भी लाभ उठाते रहिए। 13 जून को एग्ज़ाम है UPPCS की प्रारंभिक परीक्षा का, हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 2 मार्च 2021। 2 मार्च इसलिए बोला है, वैसे तो फाइनल सबमिशन की 5 मार्च है। अगर आप फीस ही नहीं दे पाए तो फाइनल सबमिशन कैसा? ठीक है, 2 को ही जो है अंतिम तिथि मानिए। धन्यवाद।